हाँ तो मित्रों, यूपीएससी ने अपनी प्रोविजनल आंसर की रिलीज की है। तो चलिए हम अपने जवाबों को मिलाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चेयरमैन साहब ने खुद सोशल मीडिया पर आके लिखा कि आई अंडरस्टैंड दिस प्रीलिम फेल्ट क्वाइट टफ एंड चैलेंजिंग फॉर मैनी एस्पायरेंट्स। मतलब कि पेपर जटिल था, चुनौतीपूर्ण था, और इस कारण से हम आंसर की रिलीज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इससे ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस होगी। अब ये तो ऐसी बात है कि मैं आपको एक पिस्तौल दिखाऊं और बाजू में बुलेट प्रूफ जैकेट की दुकान हो तो आप तुरंत भाग के खरीदेंगे। तो जब चेयरमैन खुद ही मान ले कि पेपर तो बहुत टफ था और असल में पेपर टफ था, तो असल में तो यूपीएससी खुद ही कोचिंग क्लासेस की मदद कर रही है कि देखो पेपर तो टफ है, इसलिए कोचिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी। खैर जो भी, इन्होंने एक प्रश्न तो खुद ही ड्रॉप कर दिया। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लो। 4, 3, 2, 1। अब ये जो प्रश्न था कि इंटरनेशनल कन्वेंशन जो भारत ने रेटिफाई नहीं किए, अनुमोदित नहीं किए, इसमें जवाब बनता है कि जो भी एटलीस्ट 1 और 4 तो करेक्ट है और बाकी भी एक आध स्टेटमेंट करेक्ट है। तकलीफ ये है कि 1 और 4 किसी भी ऑप्शन में एक साथ आपको दिखते नहीं, यानी कि सारे ऑप्शन गलत हैं। इस कारण से यूपीएससी ने एडवांस में ही इसे कैंसिल कर दिया। तो सेट बी, उसके अंदर क्वेश्चन 54 ड्रॉप हो गया है और बाकी भी सेट्स में ड्रॉप हो गया है। एक और सवाल जो उन्होंने ड्रॉप नहीं किया पर उन्हें ड्रॉप करने की ज़रूरत है, और वो प्रश्न है टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में। देखिए, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो सभी इंटरनेशनली रैंक्ड प्लेयर्स जिनकी रैंकिंग 500 या उससे बेहतर हो, लेकिन जिनकी उम्र 14 साल से कम हो, वो एलिजिबल नहीं है। यानी कि 14 साल या उससे ऊपर होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है? इंटरनेशनल रैंकिंग 500 के ऊपर या अच्छा होना चाहिए। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, 4, 3, 2, 1। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स आर ओपन फॉर ऑल इंटरनेशनली रैंक्ड टेनिस प्लेयर्स बराबर अबव द एज ऑफ 14। लेकिन इसमें शर्त है ना, तो मेरा मतलब 1500 रैंक है तो भी मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कम से कम 500 से ऊपर का रैंक होना चाहिए। तो हम जब आंसर की बना रहे थे तो हमारा इंटरप्रिटेशन ये था कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है और उस हिसाब से जवाब होना चाहिए सी, ओनली 1 इज करेक्ट। ऐसा हमारा मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का सोचना था। ऑफिशियल आंसर क्या है? उसने कहा आंसर इज ए, मतलब पहला तो करेक्ट है ही, वो तो है, दूसरा भी करेक्ट है कि सभी इंटरनेशनली रैंक्ड टेनिस प्लेयर्स अबव द एज ऑफ 14 वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे देखो भाई, ये तो जनरल सेंस में पूछा है ना, तुम इसको वकील की तरह इंटरप्रेट करोगे कि इसमें ये शर्त नहीं, वो शर्त नहीं, वो एक्स्ट्रा कैविएट नहीं, इसलिए गलत है। हाँ तो पर इन्होंने क्वेश्चन ही अच्छे से बनाना चाहिए ना, ताकि ऐसे सब विवादों को अवकाश नहीं रहे। और उससे भी बड़ी बात कि इतना टेनिस कौन फॉलो करता है, कौन याद करके जा सकता है? मतलब एक प्रकार से इलाइट पब्लिक, उनको ये जवाब में कुछ सुविधा रहे, बाकी जो आम जनता है वो तो इसे सॉल्व नहीं कर सके। तो यूपीएससी खुद ही थोड़ा बहुत एलिटिज्म प्रमोट कर रहा है। और ये सिर्फ एक सवाल को देख के मैं नहीं बोल रहा, बाकी भी जो जो उन्होंने चीज़ें पूछी हैं खासकर। खैर यदि आपको ऐसा लगे, अगर आपको लगे, आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन कैसे करें? तो आपको upsconline.nic.in/login वहाँ पे जाके करना होगा। टीचर के रूप में हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉगिन में फिर उसके बाद आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें मांगेगा। तो इफ़ यू फील दैट दिस क्वेश्चन शुड बी कैंसल्ड, तो वहाँ पर आप जाके करें। उसके बाद एक क्वेश्चन कि जहाँ मेरा आंसर अलग दिशा में गया, यूपीएससी ऑफिशियल आंसर अलग है, वो मामला था नॉन फंजिबल टोकन का। देखिए, आपके पास किसी फिल्म स्टार की साइंड फोटो या सिग्नेचर है, कोई कॉपीराइटेड म्यूजिक है, तो उसके डिजिटल टोकन बना के आप किसी को बेच सकते हैं। तो ऐसा नॉन फंजिबल टोकन, उसकी ट्रेडिंग हो सकती है। अब ये जो नॉन फंजिबल टोकन या टोकनाइजेशन प्रोसेस है, ये ऐसी चीज़ है कि अमीरों के, गीक्स के, इनके सब ये शौक रहते हैं। मैं ये कहूँ कि इसके चलते गरीबों को बैंकों से लोन लेना, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, ये बहुत आसान हो जाएगा। हो सकता है 20-30 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी परकोलेट होके ग्राउंड लेवल पर आ जाए कि आपने सोना गिरवी रखा, उसके टोकन बने, वो तीसरी जगह गए और आपको अच्छे प्राइस में आप उसको गिरवी रख सके वगैरह। पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे इस प्रकार होगा। ये बीरबल की खिचड़ी वाली बात है अभी आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब आप ये क्वेश्चन पढ़िए, 4, 3, 2, 1। हाँ तो मुझे लगता था कि इसमें सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और उस हिसाब से जवाब होना चाहिए डी, कि 1 and 3 ओनली इज करेक्ट। हालांकि अभी यूपीएससी की जो प्रोविजनल आंसर किया, ये उनका कहना नहीं, सेकंड भी करेक्ट है और बाकी तो करेक्ट हैं ही, तो उनके हिसाब से जवाब है 1, 2 and 3। तो मतलब मेरा जवाब मैच नहीं हुआ।
क्योंकि मैंने ये कहा कि बीरबल की खिचड़ी वाले लॉजिक गलत होते हैं इकोनॉमी के सवालों में, और पिछले वर्षों में यही हुआ था। एक बार यूपीएससी ने ऐसा पूछा कि अगर आरबीआई एसएलआर को 0.50% कट करेगी तो एफडीआई बहुत बढ़ जाएगा, तो वो स्टेटमेंट गलत था और यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की ने भी उसको गलत ही माना था उस स्टेटमेंट। फिर एक बार ऐसा पूछा कि विद्यांजलि स्कीम, उसमें यह था कि बड़े बड़े रईस और रसूखदार लोग स्कूल में जाके सेवा करे, समयदान करे। अब समयदान करे, उसके साथ उसकी इच्छा हो जाए 2-5 रुपये डोनेशन भी दे सकता है, पर वो स्कीम का ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो बीरबल की खिचड़ी थी बराबर, तो गलत हुआ। तो उस साल भी उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में उसको गलत ही माना था। फिर एक थी पीएम पोषण स्कीम, उसमें भी ऐसे लॉजिक आप लगाओ तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो पुराने वर्षों में बीरबल खिचड़ी लॉजिक को यूपीएससी ने रॉन्ग माना था। इस कारण से मैंने एनएफटी क्वेश्चन में ये इंटरप्रेट किया कि यहाँ पर भी ये रॉन्ग ही होगा, कि ये टोकनाइजेशन के चलते फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, तो उसके पीछे बहुत सारे लेयर आ गए ना, कि भाई वो गरीब लोगों के बैंक अकाउंट है कि नहीं, उनका मोबाइल फ़ोन एक्सेस है कि नहीं, उनको ऐसा क्रिप्टो जो भी एआई वगैरह की समझ है कि नहीं। तो मेरा ये सोचना था कि ये गलत है। हालांकि यूपीएससी ने कहा नहीं ये करेक्ट है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट, लो प्रोफाइल रिपोर्ट, उसमें लिखा है वर्ड बाय वर्ड, इसलिए ये करेक्ट है कि द टोकनाइजेशन कैन ऑल्सो एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय रिड्यूसिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी वगैरह वगैरह। तो देयरफॉर दे हैव एक्सेप्टेड इट एज करेक्ट। अब इसमें कंप्लेन का सेंस नहीं बनता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में है तो वो कहेंगे देखो ये तो करेक्ट है ना। पर रियल एग्जाम में ये कन्फ्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि हम वो रिपोर्ट पढ़ के तो नहीं गए थे। अभी कुछ शाणे लोग आ जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्स डेट पे वाई जगह पर ये छोटे से बॉक्स में आया था, या फिर कि उस साल के इकोनॉमिक सर्वे के ये छोटे से बॉक्स में ये फुटनोट में दिया था। तो तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि टोकनाइजेशन हेल्प्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बीरबल की खिचड़ी नहीं है, ये फैक्ट है। तो उन सबको मेरा ये जवाब है कि भाई मेरे रडार में नहीं आया था, और पुराने वर्षों में मैंने आपको बताया कि बीरबल खिचड़ी लॉजिक स्टेटमेंट यूजुअली रॉन्ग रहते थे, तो मैं उस लॉजिक के हिसाब से गया था। हालांकि अब उन्होंने पूछा है और इस हिसाब से गए हैं, तो मैं अपना मटेरियल उस प्रकार से अपडेट करूँगा। मैं इंस्टाग्राम फिल्टर लगा के खुद को ये नहीं नहीं मैंने तो पहले भी सही बोला था, अब आई विल नॉट डू द थिंग्स, मैं कबूल करता हूँ, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री के भी कुछ प्रश्न, जैसे बुद्धिज़्म के बारे में एक प्रश्न है, तो एक किताब में एक जवाब है, दूसरी किताब में दूसरा जवाब है, ऐसे कुछ समस्याएं हैं, वो प्रतीक सर हमें बताएंगे। प्रोविजनल आंसर की के मुताबिक बहुत से क्वेश्चंस पलट गए हैं, बहुत से आंसर्स पलट गए हैं। कभी सोचा नहीं था कि हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा हो सकता है, और उसमें से ही एक आध सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं। ये सवाल आप देखिएगा कि ये सवाल आपको पूछा गया था कि बुद्धा की जो एम्प्टी सीट है ये बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी में क्या दर्शाती है, और उसके केस के अंदर वी विल सी कि यूपीएससी ने अपना आंसर बताया है। ये क्वेश्चन नंबर 32 है, सेट बी है हमारे पास, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 32, जहां बुद्धा की जो सीट है वो मेडिटेशन ऑफ बुद्धा को दर्शाती है। दिस इज एज पर द प्रोविजनल आंसर की ऑफ यूपीएससी, राइट। अब आप देखिएगा कि हमने जब इसका पेपर सॉल्यूशन करवाने की कोशिश की थी तो लॉजिकली ये भी बताया था कि भाई देखो इट कैन बी बुधास महाभिनिष्कर्मा एज वेल। अब देखिए इतिहास के अंदर सोर्सेज बहुत मैटर करते हैं, और हमने ये आइदर ऑफ द वन के अंदर बताया था कि आइदर ए और डी होगा, पर ये बड़ा हम लोग कह सकते हैं कि डिबेटेबल मुद्दा है। क्यों डिबेटेबल मुद्दा है, उसके पीछे का कारण है। ये किताब है जिसका नाम है कृष्णा रेड्डी साहब की किताब है, इंडियन हिस्ट्री की है, सेकंड एडिशन है, और इसके सिवा और भी एडिशंस आए हुए इसमें से। ये इसका आईएसबीएन नंबर है, आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको मिल जाएगी। इसमें बुद्धिज्म का एक चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर बहुत क्लियर कट आपको ये टेबल दिखेगा। ये टेबल के अंदर वी विल सी कि यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया है कि ये जो ग्रेट रिनंसिएशन है जो बुद्ध के द्वारा किया गया था, इट इज रिफ्लेक्टेड सिंबॉलिकली बाय एन एम्प्टी थ्रोन। एम्प्टी थ्रोन का मतलब होता है कि एक कुर्सी है, बेसिकली राजा थे तो राजा संसार को छोड़ के चले गए, इट इज कॉल्ड एज ग्रेट रिनंसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 आपको देखने को मिल जाती है। ये एनसीईआरटी के अंदर थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है, उसमें स्पेसिफिकली यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। क्या लिखा गया है कि बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी के अंदर ये बोला गया है कि मेनी स्कल्पचर्स डिड नॉट शो बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म, इंस्टेड दे शोड द प्रेजेंस ऑफ सिंबल्स, द एम्प्टी सीट वाज मेंट टू इंडिकेट मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। अब यूपीएससी ने ये एनसीईआरटी का पर्सपेक्टिव स्वीकार लिया, कहा कि भाई देखो एनसीईआरटी में मेडिटेशन के हिसाब से दिया है, हम भी इसी पर्सपेक्टिव को मानेंगे। अब ये हर बार जरूरी नहीं कि यूपीएससी एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव को मानती है। क्यों? क्योंकि ये सवाल आपको 2017 के लिए रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूं। ये वैदिक एज और वी विल सी की इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर से कंपैरिजन में पूछा गया था, जिसमें ये तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो यूपीएससी कहता है कि ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स
whereas there is no evidence of Indus Valley people being aware of this animal. अब आप रियलिटी में देखने की कोशिश करोगे, आर एस शर्मा से लेके मल्टीपल ऑथर्स इसके बारे में लिखते हैं। इंडिया से एंशिएंट पास्ट की जो किताब है जिसमें घोड़े के एविडेंसेस सूरकोटड़ा नाम की जगह से मिल के आए थे सर, ठीक है। बट साथों के साथों विल सी कि ये मना करते हैं, ये कहते हैं कि देयर इज नो एविडेंस। अरे एविडेंस तो मिले ही थे, पर यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को भी डिनाई कर दिया, राइट, और कहा कि ये स्टेटमेंट सही है, वेरस टेक्निकली ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। यूपीएससी ने जब अपना ऑफिशियल आंसर की निकाला था, तब तो प्रोविजनल नहीं निकालता था 2017 के अंदर, तो उसमें भी उसने ये 1 और 3 करवाया था। कहने की बात यह है कि यूपीएससी बहुत बार अपनी ही खुद की जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो स्टेटमेंट होते हैं उसके अंदर एम्बिग्विटी निकालता है, और ये एम्बिग्विटी के कारण आखिर के अंदर स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन होता है। हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो हम भी कौन से सोर्स को सही ऑथेंटिकेटेड सोर्स के रूप में माने, मतलब यूपीएससी मेहरबान है तो सब कुछ चलेगा, बाकी कुछ नहीं आपको यहाँ से मिलता रहता है, राइट है ना। तो इसका आंसर अगर आप टेक्निकली देखोगे तो यूपीएससी ने आंसर की के हिसाब से यही दिया है, दैट इज ए, बट इट कैन गो विद डी इफ यू कंसीडर हिस्ट्री ऑप्शनल बुक कृष्णा रेड्डी साहब की, और बड़ी प्रोमिनेंट पब्लिकेशन की बुक है सर, ठीक है। ये मैग्रो हिल की किताब है। ये जो घोड़े वाला मैं आपको सवाल बता रहा हूँ ये आर एस शर्मा है, आर एस शर्मा ने खुद ओल्ड एनसीईआरटी लिखी हुई है, उसके बावजूद भी ये स्टेटमेंट को यूपीएससी ने विल्सी की सही मान लिया था। टेक्निकली एविडेंस तो था ही। कहने की बात मेरी यह है कि यूपीएससी इस तरह के एम्बिगुअस प्रश्न पूछ के और कंफ्यूजन पैदा करती है इन द एस्पिरेंट कम्युनिटी एज वेल, और उनके अंदर एक फोमो भी हो जाता है। आशा करते हैं कि अगले साल ऐसा ना हो। हाँ तो मित्रों, हिस्ट्री के कुछ सवालों में ये विवाद है जो हमने प्रतीक सर से जाना। स्पोर्ट्स के सवाल में विवाद है वो हमने देखा। इकोनॉमी में थोड़ा अलग दिशा में गया, पर उसको हम गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक जगह पर वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में लिखा है। इसके अलावा और भी प्रश्न जहाँ पर आपको लगे कि कंप्लेन करनी चाहिए तो अवश्य कंप्लेन करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अब कट ऑफ क्या रहेगा उसकी बहुत चिंता मत करो, क्योंकि अब समझो अभी 10 दिन में रिजल्ट आ ही जाना है, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो 10 जगह पूछने मत बैठो, जितने मुंह हैं उतने जवाब आपको मिलेंगे और आपका ही मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। तो प्रेजेंटली मेरी तो ये सलाह है कि अब इंटरनेट पर ये यूपीएससी के आंसर की और कट ऑफ और ये सब देखना छोड़ो और मेंस की तैयारी शुरू करो। सप्लीमेंट्री रीडिंग के नाम पर कुछ पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ऐसी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो जो आपको निबंध में भी उपयोगी हैं। ये सब काम करिए, रिजल्ट आए फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी आगे प्रीलिम्स का पढ़ना है, मेंस का पढ़ना है वगैरह। और अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो 31 मई से हमारा बैच शुरू हो रहा है, जिसमें प्रीलिम से मेंस, फाउंडेशन से एडवांस सारी तैयारी होगी, और दिसंबर तक आपका लगभग जीएस का कोर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कंप्लीट हो जाए, ये हमारा टारगेट है। इंक्लूडिंग मेरा इकोनॉमी का कोर्स प्रीलिम के लिए भी, मेंस के लिए भी, वो सब दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे हम। उसके बाद भी बाकी कोर्सेस आते रहेंगे, पर वो समझो सी सेट है, रिवीजन है, क्रैश कोर्सेस है, ये सब चलता रहे। और उसके बाद वापस से मेंस के भी थोड़े और रिवीजन टाइप के कोर्सेज निकलते रहेंगे। तो ऐसी तो आपको लाइव क्लासेस की एक्सेस मिल रही है, मॉक टेस्ट है, एजुकेटर का मटेरियल है, प्रीलिम, सी सेट, मेन सब कुछ कवर्ड है। केवल 16,999 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, और ये लाइव क्लासेस है, 1 साल की आपको एक्सेस मिल रही है। और लास्ट एग्जाम सीजन में भी ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के पेड लर्नर थे। मतलब फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मॉक इंटरव्यू वाले लर्नर्स की हम बात नहीं करें। सर मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना चालू हुए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ मैंने इतने पढ़े नहीं थे। ऑल्दो 10th तक मुझे सोशल साइंस और जो सब्जेक्ट्स हैं लाइट सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन सर उसके बाद एक डेफिनेटली एक टच छूट जाता है, काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट वही एकदम से जो जिस इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है अनअकैडमी पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे सर मुझे आपका, मैं कल बता ही रहा था, ज्योग्राफी पढ़ने में जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एजुकेटर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, बाकी भी एजुकेटर्स हैं सर। हिस्ट्री में सर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मृणाल सर बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं, तो सर ऐसे हेल्प होती है सर। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके करीब 100 से ज़्यादा हमारे ऐसे टॉपर्स हैं। एवरेज वॉच टाइम इनका निकाले 400 घंटे से ज़्यादा इन्होंने अनअकैडमी पर पढ़ाई की है। और इस खुशी में हमारा 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है केवल 16,999 में, जिसमें आपको प्रीलिम से मेंस, जीएस से सीसेट, थियरी से करंट, एनसीईआरटी से एडवांस। लेकिन ये 16,999 का ऑफर केवल लिमिटेड टाइम के लिए है, फिर ये प्राइस वापस अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा जो करीब 19,999 और उसके ऊपर जाता है। तो देर ना करें, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर आप रिवीजन, मॉक टेस्ट और मेंस आंसर राइटिंग पे फोकस कर पाएंगे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। हालांकि ये जो 12 मंथ्स है, मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप कॉलेज में वर्किंग प्रोफेशनल हैं
तो 15 या 18 मंथ्स वाला प्लान आप लें, क्योंकि कई बार कॉलेज में एग्ज़ाम है, ऑफिस में नया नया वर्कलोड आ गया है, तो बैकलॉग हो जाते हैं, टाइम पर आप चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उस वक्त फिर दोबारा लंबा ड्यूरेशन का लेने की जगह अब से आप लेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। बाकी आप सोचिए उस पर, और आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट के लिए और बाकी परीक्षाओं के लिए आप सबको बधाइयाँ टीम अनअकैडमी की तरफ से। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.